ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर प्लांट का समझिए यहाँ तक आपका पोर्शन है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रेनफॉल, रन ऑफ मेजरमेंट, प्लॉटिंग ऑफ वेरियस कर्व फॉर एस्टिमेटिंग स्ट्रीम फ्लो, साइट सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, then comparison with other type of power plant and typical layout and components। ठीक है, मीन्स हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट क्या होगा एंड उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये पूरा हाइड्रो पावर प्लांट का हो गया। एंड उसके बाद आपको सिर्फ प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे विंड पावर का आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, मीन्स इसके आगे जितने पॉइंट्स है, ठीक है, उसके टाइप्स वगैरह स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिंसिपल स्टडी करना है कि विंड पावर प्लांट जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, देन टाइडल का प्रिंसिपल क्या है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है, जियोथर्मल, बायोगैस। तो ये सबको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट का यहाँ पे साइट सिलेक्शन वगैरह पूरा दिया है, तो काफी डिटेल में दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ विंड, टाइडल, सोलर वोल्टाइक, सोलर थर्मल, जियोथर्मल, ये सब का जस्ट टू द पॉइंट आपको प्रिंसिपल मीन्स किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है इतना ही स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोग को, ये नोट शेयर किया हुआ है, इसमें आपको जितना पॉइंट्स था हाइड्रो पावर प्लांट का वो सभी इसमें कवर होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ओके, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होती है वो क्या होती है, वाटर। ठीक है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, इसका प्रिंसिपल है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन पेनस्टॉक, जो पाइप है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू टर्बाइन, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी will be converted into electrical energy through generator और alternator। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। बाकी हाइड्रो पावर प्लांट को रन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वर्किंग सब्सटेंस जो वाटर है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वाटर, एक पावर प्लांट अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको रन करने के लिए मीन्स ये नहीं है कि 2 महीने रन करना है या 4 महीने, पूरे साल भर उसको रन करें और वहां से पावर जनरेट करें। ठीक है, तो इतना वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि साल भर टरबाइन के थ्रू हम फ्लो करा सके एंड एक कांस्टेंट पावर जनरेट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम डैम अक्रॉस द रिवर बांधते हैं, देन उसके बाद वाटर को स्टोर करते हैं, एंड उस रिवर में वाटर का स्ट्रीम जो है मीन्स वाटर जो फ्लो हो रही है उसका कांस्टेंट फ्लो रेट होना चाहिए ताकि हम उससे कांस्टेंट पावर जनरेट कर सके। नहीं तो जैसे आप देखते हो कि अभी बारिश के टाइम में पूरा नदी फुल रहता है, एंड देन उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसका लेवल कम होने लगता है, और एक टाइम में जब गर्मी आती है तो पूरा सूखा यानी बहुत सारा नदी सूख जाता है। तो वैसे जगह पे हम ये कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। मीन्स ऐसे नदी पे बांधना होगा जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करना है उसके लिए एक डैम बांधना होगा, एंड स्टोरेज एरिया होगा जिसमें हम वाटर को एक स्टोर करके रख सके साल भर उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पावर जनरेटेड फॉर्मूला, यहाँ पे हमें नहीं देखना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस शायद हमने डिस्कस किया था। ये रिन्यूएबल सोर्स है, मीन्स इससे
पहला आपको इन्वायरमेंट इशू पे बात करना चाहिए कि कोई जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट है तो वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है, ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से होती है ना, मीन्स कंटिन्यूसली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। देन बाकी पॉल्यूशन जो है उस कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से जो बाकी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब निकलता है, तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, बाकी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लीजिएगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी डिसएडवांटेज क्या है, वो भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। देन आपको जो वहाँ पे वर्कर जो होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालता है रेडिएशन की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, मीन्स ये इको फ्रेंडली होती है। ठीक है, जस्ट वाटर को आप यूज कर रहे हो, मीन्स वाटर स्टोर करके एंड उसको टरबाइन के थ्रू फ्लो करा रहे हो, तो वाटर से पॉल्यूशन क्रिएट तो नहीं होगा। ठीक है ना, हम कोई फ्यूल वगैरह बर्न नहीं कर रहे यहाँ पे, जस्ट वाटर को टरबाइन के थ्रू फ्लो करा रहे हो, उससे पावर जनरेट हो रहा है। तो ये इको फ्रेंडली है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो वही नो एज डिस्पोजल प्रॉब्लम ये सब दिया है कि ये कोल थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह से कंपेयर किया है। एंड देन हाई एफिशिएंसी ओवर वाइड रेंज ऑफ लोड कंपेयर टू देन अदर पावर प्लांट, and this plant can be used both as base load and peak load. base load and peak load मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। बेस लोड क्या होता है कि एक एवरेज पावर रिक्वायरमेंट जो होती है, मीन्स जैसे मान लो सीतामढ़ी एरिया है पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो इसका जो एक एवरेज पावर डिमांड होगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी, उसको हम बोलते हैं बेस लोड। एंड पीक लोड क्या होता है, जैसे दिन में मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह रन हो रही है तो उस वक्त पावर डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सारे जितने लोग एसी यूज करते हैं वो एसी ऑन कर देंगे, तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो पीक लोड होता है, पीक लोड 24 आवर नहीं होता है। पीक लोड मान लीजिए 24 आवर में से आपको 8 से 10 घंटा पीक लोड आएगा, तो पीक लोड मीन्स मैक्सिमम लोड जितना रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पीक लोड बोलते हैं। एंड जो एवरेज डिमांड होती है उसको हम बेस लोड बोलते हैं। ठीक है, तो बेस लोड एंड पीक लोड दोनों के लिए ये पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट सुइटेबल होता है। दिस प्लांट लेस रिक्वायर्ड सुपरवाइजिंग स्टाफ, मीन्स स्टाफ रिक्वायरमेंट कम होती है यहाँ पे। ठीक है, दिस प्लांट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, मीन्स आप क्या कर सकते हो, जैसे जो वाटर से हमने पहले पावर जनरेट कर लिया, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया, अब वो वाटर को हम किसी कैनल नदी में छोड़ देंगे एंड उसको आगे यूज किया जा सकता है इरिगेशन के लिए, या उसको पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में उसको प्यूरिफाई करके यूज किया जा सकता है, एंड इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि आप जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कोल को यूज करने के बाद उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसका बाई प्रोडक्ट जो फ्लाई ऐश वगैरह होता है, तो इससे आजकल लोग ब्रिक वगैरह बनाते हैं, लेकिन ठीक है, मीन्स ऐसा कोई बहुत बड़ा उसका यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाटर फ्लो हो रहा है, उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, एंड देन जो एग्जिट हो रही है वाटर उसको आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, सिंचाई के लिए कृषि में, एंड देन उस वाटर को हम आगे प्यूरिफाई करके सिटी में सप्लाई कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में। ठीक है, सो ये एक एडवांटेज है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल फॉर पावर जनरेशन। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका जो पावर डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है किससे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड ये क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने अभी आप खुद देखते हो कि बारिश में सारे जगह पानी पानी दिखते हैं, पूरा नदी फुल रहता है, एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे बारिश खत्म होती है उसका ठंडा आता है, फिर गर्मी आता है, बारिश का यानी पानी का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, तो ये जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये फुल्ली डिपेंड होती है किस पे, रेनफॉल पे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड दिस प्लांट आर यूजुअली लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। कहने का मतलब क्या है, ये पावर प्लांट कहाँ पे बैठा सकते हैं, जहाँ पे उसका
वैसा लोकेशन होगा जहाँ पे आप बहुत बड़ा स्टोरेज बना सकते हो, है ना। मीन्स आप मान लो नदी के ऊपर आपने बांध बांध दिया, तो सिर्फ बांध बांधना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने बांध बांध दिया मीन्स डैम बांध दिया, तो डैम बांधने के बाद क्या होगा, जो डैम के पीछे जो वाटर का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। एंड जब डैम नदी में वाटर का लेवल बढ़ेगा तो आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है। तो कोई ऐसा एरिया होना चाहिए कि वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाले आसपास के एरिया पे, एक बड़ा कैचमेंट एरिया मिल सके हमें वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, डैम के पीछे का पूरा एरिया डूब जाएगा, अगर उधर गांव वगैरह रहेगा तो वो पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस प्लांट, अब ये सुइटेबल एरिया वैसा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो हो सकता है लोड सेंटर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर जो है उससे काफी दूर पे वो एरिया मिले, ऐसा एरिया। सो ट्रांसमिशन लॉसेस वगैरह होंगे, अगर बहुत ही ज्यादा लोड सेंटर से काफी डिस्टेंस पे होगा तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे। ठीक है। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच प्लांट इज हाई। ठीक है। मीन्स इसका डेवलपमेंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लगता है। एंड हाई कैपिटल कॉस्ट जो इस्टेब्लिश किया जाता है, ये पावर प्लांट मीन्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका कैपिटल कॉस्ट वेरी हाई होती है। ठीक है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फ्यूल जैसे कोल अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर सके तो हमें बाई करना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट रन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल जो है, यूरेनियम वगैरह, वो हमें बाई करना पड़ेगा अगर हमारे पास नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो फ्री वाटर है। मीन्स सिर्फ वाटर को स्टोर करके उसको यूज करना है पावर जनरेशन के लिए। तो ये फ्यूल फ्री है, मीन्स इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोलॉजी हमें पढ़ना है। हाइड्रोलॉजी क्या होती है? ठीक है। हाइड्रोलॉजी मीन्स क्या है, ये समझिए स्टडी ऑफ, यानी एक लंबे टाइम के लिए, मीन्स 20-30 साल के लिए आप एक एरिया का स्टडी करते हो कि यहाँ पे कितनी बारिश होती है, कितना वाटर अवेलेबल हम कर सकते हैं, मीन्स ईयरली कितना वाटर अवेलेबल होता है इसमें, या जो नदी है नदी का आप यानी स्टडी करोगे, जहाँ पे आप डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, ये पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उस एरिया का आपको स्टडी करना होगा कि इस एरिया में एवरेज बारिश कितनी होती है, कितना यहाँ पे वाटर स्टोर किया जा सकता है, ताकि हम उस वाटर को साल भर पावर प्लांट रन करने के लिए यूज कर सके। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। द साइंस ऑफ हाइड्रोलॉजी डील्स विद द occurrence एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है। क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर, मीन जिस एरिया में आप पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हो उस एरिया में आप अर्थ सरफेस के ऊपर स्टडी करोगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ठीक है। देन सच ए स्टडी इज बेस्ड ऑन किस पे होगा, तो मेट्रोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, एग्रीकल्चरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड वेरियस डेटा ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। पहले कहीं पे भी जो हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा तो उस एरिया का पहले स्टडी किया जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे एवरेज वाटर का यानी सरफेस के ऊपर वाटर कितना स्टोर रहता है, ऑकरेंस कितना है, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द अर्थ सरफेस कितना है। ठीक है। उसके लिए ये सारे डिपार्टमेंट की हमें जरूरत होगी। ये सारा स्टडी करने के बाद जो डेटा हमें मिलेगा, सो फ्रॉम द स्टडी ऑफ डेटा, ठीक है, 20-30 साल का डेटा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, 20 to 30 ईयर, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द मीन रेनफॉल। मीन मीन्स एवरेज रेनफॉल से हमें पता चलेगा कि वहां पे अर्थ सरफेस के ऊपर कितना वाटर अवेलेबल रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 ईयर एंड नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राई। अब जैसे मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, ठीक है, या आपने 20 से 30 साल का स्टडी किया, उसमें 10 साल आपको लगा कि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम हुई है, मीन्स ड्राई ईयर रहा है। ठीक है, तो वैसे जगह पे हम ये पावर प्लांट इंस्टॉल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 20 साल में 10 साल तो ऑफ ही रहेगा वो।
वाटर इतना अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट ये स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है कि उस एरिया में एवरेज रेनफॉल कितना होता है। ठीक है, एंड उसके बेस पे हम जान सकते हैं कि जो वाटर ईयरली एवरेज कितना, अवेलेबिलिटी ऑफ ईयरली एवरेज ऑफ स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर, मीन्स जो नदी पे आप यानी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप ये जो डेटा यहाँ से मिलेगा 20-30 साल का स्टडी प्रीवियस जो ये होगा जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इससे आप डेटा गैदर करोगे कि इस एरिया में कितनी बारिश होती है। ठीक है, तो 20-30 साल का जब डेटा स्टडी करोगे तो उसके बेस पे आपको एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ ईयरली एवरेज ऑफ स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, एंड डैम अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितने हाइट तक वाटर उसमें स्टोर हो सकता है, क्योंकि हाइट भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 500 फीट 1000 फीट का एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हाइट का, तो उसमें कितना वाटर हम कितने हाइट तक स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए 20 फीट ही वाटर अवेलेबल होता है तो उसके लिए अलग टरबाइन यूज होता है। अगर 100 फीट हाइट तक वाटर स्टोर किया जा सकता है तो उसके लिए अलग टरबाइन हम यूज कर सकते हैं। जैसे आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे हेड क्या होता है। हेड मीन्स हाइट ऑफ वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो अगर हमें हेड एंड एवरेज ईयरली स्ट्रीम फ्लो रेट ऑफ वाटर मिल जाए, स्ट्रीम मीन्स जो पानी नदी में बहती है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, तो स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर जो है ईयरली एवरेज कितना फ्लो होती है। ठीक है, देन कितना हाइट स्टोर किया जा सकता है, हाइट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होता है, ये सारा स्टडी करने के बाद हम निकाल सकते हैं कि पावर वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर यहाँ पे इंस्टॉल करें तो कितना पावर जनरेट कर सकते हैं। Minimum stream flow help in estimating the availability of minimum power and maximum stream flow help in designing the spillway। ठीक है, मिनिमम स्ट्रीम फ्लो जो है मीन्स साल भर में मिनिमम स्ट्रीम फ्लो हो सकता है ना, कि मिनिमम स्ट्रीम फ्लो कब आएगा, जनवरी के बाद। जनवरी के बाद बारिश तो होती नहीं है, यानी बारिश तो अक्टूबर तक ही होती है, लेकिन चलो दिसंबर तक वाटर लेवल ठीक ठाक रहा, उसके बाद वाटर लेवल कम होने लगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी देन मार्च अप्रैल आते आते काफी वाटर का लेवल कम हो जाएगा। तो स्ट्रीम फ्लो, मिनिमम स्ट्रीम फ्लो से हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम पावर कितना हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स मिनिमम पावर कितना जनरेट कर सकते हैं। एंड जब बारिश होगी तो उस टाइम में क्या होता है, सारा नदी फुल हो जाता है, मीन्स बहुत मैक्सिमम फ्लो रेट रहता है वाटर का। तो मैक्सिमम फ्लो रेट से हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है कि डैम में प्रोविजन दिया जाता है कि अगर वाटर लेवल इस लेवल से इंक्रीज करता है तो वाटर अब डैम में स्टोर नहीं रहे, वो क्या हो जाए एक सर्टेन लेवल से, मीन्स डिजाइन लेवल से जैसे ही हाइट बढ़ेगी वाटर की तो वो क्या हो जाएगा, स्पिलवे से वाटर फ्लो होकर टेलरेस में चला जाएगा, मीन्स जो आगे जो नदी कंटिन्यू है उस नदी में वाटर चला जाएगा, मीन्स उस हाइट से ज्यादा वाटर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो कितना स्पिलवे कैसे डिजाइन करेंगे हम, मैक्सिमम स्ट्रीम फ्लो रेट पे, मीन्स कितना पानी का धारा आ रहा है, मैक्सिमम कितना आता है, वो कब आएगा, बारिश के टाइम नहीं आएगा। तो स्पिलवे का डिजाइन किया जा सकता है कि एक सर्टेन लेवल से ज्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होना चाहिए डैम के अंदर, नहीं तो डैम डैमेज हो सकता है। ठीक है, सच डेटा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिजाइन ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, मीन जो वाटर स्टोर किया जा रहा है डैम के अंदर तो उसका भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ये सारे डेटा अगर हमें मिल जाए। ठीक है, कि कितनी बारिश होती है, ईयरली एवरेज कितनी हाइट रहती है वाटर की, तो ये सारा स्टडी करने के बाद हम ये सारा यहाँ से निकाल सकते हैं कि मिनिमम पावर कितना जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, देन स्पिलवे का डिजाइन कर सकते हैं, देन कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए नदी में स्ट्रीम फ्लो रेट, अब गंगा नदी है उसमें हमेशा पानी का बहाव रहता है। ठीक है, ये अलग बात है कि बारिश के टाइम में आप देखते हो गंगा नदी भी फुल हो जाती है, लेकिन
गर्मी के टाइम में भी उसमें पानी का बहाव रहता है। और कोई कोई नदी क्या होता है, गर्मी के टाइम में सूख जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसे नदी पे हम जहाँ पे स्ट्रीम फ्लो रेट बहुत ही कम है, तो उसका कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज जो है, मीन्स रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, ताकि उस स्टोर्ड वाटर को हम गर्मी के टाइम में यूज़ कर सकते पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, एंड जिस नदी में कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो है, जैसे गंगा नदी है, उसमें हमेशा पानी का फ्लो रहता है, तो उसमें हम स्टोरेज कैपेसिटी कम रख सकते हैं। इनसे स्टोरेज कैपेसिटी का डिज़ाइन किया जा सकता है स्ट्रीम फ्लो रेट के बेस पे कि स्ट्रीम फ्लो कितना रहता है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हमारे सिलेबस में है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो ये जो हमने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा कि एवरेज रेनफॉल का स्टडी करना, देन ईयरली एवरेज वाटर का स्ट्रीम फ्लो रेट कितना रहता है, ये सारा स्टडी करना, तो उसको अब एक साइकिल पे, जैसे हम रैंकिन साइकिल वगैरह देखे थे कि डिफरेंट पैरामीटर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, तो वैसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगा जो डिफरेंट पैरामीटर के बीच में क्या होगा, एक ग्राफ होगा, एंड उस ग्राफ से हम डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं कि पूरे साल भर में किस टाइम में वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा रहता है, किस टाइम में कम रहता है ना। तो ये सारा हम उस ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अब कोई टेबल फॉर्मेट में देखने जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, एंड ग्राफ देखेगा तो ग्राफ में क्लियरली उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ग्राफ दिखाता हूँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डील्स विद द रेनफॉल एंड रन ऑफ स्टडी। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसका स्टडी है, रेनफॉल एंड रन ऑफ का स्टडी है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए, वाटर जो रिजर्वायर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें नदी में पानी का बहाव कितना है, मीन्स पीछे से जो वाटर आ रहा है वो कितना आ रहा है। देन वाटर जो नदी में जो वाटर है, तो उसके सरफेस से कंटिन्यूअस इवेपोरेशन भी होता रहता है ना। तो अभी बारिश उस एरिया में कितनी होगी या क्या है, ये सारा स्टडी किस पे डिपेंड है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम सी टू एटमोस्फेयर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर हुआ सी से किस में, एटमोस्फेयर में। देन प्रेसिपिटेशन ऑफ वेपर फ्रॉम एटमोस्फेयर, मीन्स बादल बना, बादल प्रेसिपिटेट हुआ एटमोस्फेयर से, एंड देन उसके बाद क्या होगा, बारिश होगी, मीन्स रेनफॉल होगा, एंड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर बैक टू सी। मीन्स पहले क्या होता है, नदी जो समंदर है वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, इवेपोरेशन होकर क्या हुआ, वाटर जो वाटर वेपर है वो कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो आपको बादल क्रिएट होगा। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब क्या है, वो रेनफॉल होगा। तो एटमॉस्फेयर से ये जो वेपर था उसका प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, तो रेनफॉल होगा, एंड रेनफॉल होने के बाद वो वाटर कहाँ जाएगा, नदी के थ्रू समंदर में चला जाएगा फिर से। तो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ ये वाटर है। द वाटर विच प्रेसिपिटेट फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है, जो एटमोस्फेयर से प्रेसिपिटेट होगा किस फॉर्म में होगा, रेनफॉल के फॉर्म में होगा, ठीक है, या स्नोफॉल के फॉर्म में होगा, या तो रेनफॉल के फॉर्म में होगा या स्नोफॉल के फॉर्म में होगा, या ड्यू एंड मिस्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है ना, वेपर, वाटर वेपर होके एटमॉस्फेयर में गया, अब एटमॉस्फेयर से वो प्रेसिपिटेट मीन्स होने, अलग होने का कैसे अलग होगा, तो या तो रेनफॉल के फॉर्म में गिरेगा या स्नोफॉल के फॉर्म में, ड्यू एंड मिस्ट के फॉर्म में गिरेगा। तो आउट ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन सम वाटर इज इवेपोरेटेड, जितना प्रेसिपिटेट होगा उसमें से कुछ वाटर क्या हो जाएगा, फिर से इवेपोरेट हो जाएगा। मीन्स नदी में मान लीजिए अभी बारिश हो रही है, तो अर्थ के सरफेस से फिर से क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इनफिल्टर्ड इनटू सॉइल, मींस कुछ सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, टू फॉर्म अंडरग्राउंड स्टोरेज। The remainder of rainwater flow on the ground surface and of the catchment area to form a stream and it is called runoff. ठीक है,
क्या समझे? बारिश होने के बाद पानी अर्थ के सरफेस पे आया, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। देन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड कुछ आपको क्या दिखता है, बहता हुआ दिखता है। तो वो बहता हुआ जाएगा एंड कहाँ स्टोर होगा, कैचमेंट एरिया में, मीन्स जो स्टोरेज हमने बनाया है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, वहां पर जाकर वो स्टोर होगा। ठीक है, सो ये जो पानी सरफेस के ऊपर बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, द ग्राउंड सरफेस ऑफ कैचमेंट एरिया टू फॉर्म अ स्ट्रीम एंड इट इज कॉल्ड रन ऑफ। This rainwater runoff over the ground surface, which makes its way towards the stream, lakes, river, and sea. ठीक है, द रन ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, जो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जा रहा है डैम के पीछे। ठीक है, सो रन ऑफ अ कैचमेंट एरिया इज टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विच फ्लो इनटू द स्ट्रीम and into a reservoir during a specified period. ठीक है, कैचमेंट एरिया में वाटर का जो बहाव है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पीरियड के लिए, एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवर अ कैचमेंट एरिया। मीन्स कितना बहाव हुआ है ये सेंटीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं। Thus the total volume of water can be calculated. जैसे कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट जो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे वाटर स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना सेंटीमीटर वाटर लेवल बढ़ा है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर किया जा सकता है कि कैचमेंट एरिया में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग द पावर प्लांट। अब फ्लो ड्यूरेशन कर्व, फ्लो ड्यूरेशन कर्व ये भी सिलेबस में है कि वेरियस कर्व्स टू मेजर द फ्लो रेट या रन ऑफ को मेजर करने के लिए वेरियस कर्व क्या क्या है। ठीक है, तो वेरियस कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ। वेरियस कर्व जो ड्रॉ करते हैं, मीन्स वेरियस ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व आर प्लॉटेड बाय टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रन ऑफ। ठीक है, यानी कितना कैचमेंट एरिया में वाटर फ्लो होकर जा रहा है, ठीक है, वो हम लेंगे ऑन द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस, अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन ऑन एब्सिसा। मीन्स मान लीजिए 1 घंटे में कितना रन ऑफ, मीन्स कितना वाटर कैचमेंट एरिया में गया है। ठीक है, तो वाटर का फ्लो रेट कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, मीन्स रन ऑफ क्या है, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट वाई एक्सिस पे लेंगे एंड जितना पीरियड में वो वाटर फ्लो हुआ है, मीन्स 1 घंटे का ले सकते हैं आप, या 1 दिन का ले सकते हैं, या 1 महीने का ले सकते हैं, या 1 साल का ले सकते हैं। ठीक है, तो मंथली बेसिस, डेली बेसिस, आवरली बेसिस, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कि 1 मंथ में कितना वाटर फ्लो होकर कैचमेंट एरिया में गया है, या 1 दिन में कितना गया है, या 1 घंटे में कितना गया है। ठीक है, thus it is another method of representing the runoff data for a given of time. If we take potential power contained in a stream flow on ordinate and time on abscissa. Ordinate means y axis, means stream flow rate y axis पे लेंगे, and time किस पे लेंगे, time on abscissa. Abscissa means x axis. Such a plot is called power duration curve. Means आप simply power duration curve समझो, रन ऑफ किस में मेजर किया जाएगा, डिस्चार्ज के फॉर्म में, है ना। डिस्चार्ज मीन्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कितना फ्लो रेट है वो लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम। अब वो टाइम आप सेकेंड में ले सकते हो, आवर में ले सकते हो, या आप डे में ले सकते हो, या मंथली ले सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। हाइड्रोग्राफ आर प्लॉट बिटवीन रिवर डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड टाइम।
So hydrograph may be plotted on daily, weekly and monthly or yearly basis. ठीक है, हाइड्रोग्राफ डेली, वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पे ड्रॉ किया जा सकता है। और इससे हमें क्या फायदा होता है, अगर हाइड्रोग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? तो इट कैन प्रेडिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्रॉम द स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ डे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कितना पावर हम जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोग्राफ से हमें एक आइडिया मिलेगा। हाइड्रोग्राफ ऑल्सो हेल्प इन असेसमेंट ऑफ फ्लड फ्लो। फ्लड फ्लो मीन्स बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा पानी फ्लो होगा, तो हाइड्रोग्राफ से हमें यह भी पता चलेगा कि किस टाइम में ज्यादा फ्लो रेट रहता है। ठीक है, किस महीने में ज्यादा फ्लो रेट रहता है, तो ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ फ्लड फ्लो and its effects on storage. Therefore, following information may be obtained from hydrograph. पहला इंफॉर्मेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है, एवरेज स्ट्रीम फ्लो पर मंथ, मीन्स एवरेज स्ट्रीम फ्लो पर मंथ कितना है एक मंथ में, एवरेज स्ट्रीम मीन्स वाटर का फ्लो रेट कितना रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रीम फ्लो, मैक्सिमम फ्लो रेट भी हम निकाल सकते हैं, मिनिमम फ्लो रेट भी उससे निकाला जा सकता है। रेट ऑफ स्ट्रीम फ्लो, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, अवेलेबिलिटी ऑफ हेड, मीन्स कितना हेड अवेलेबल है, ये सारा कुछ हम हाइड्रोग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोग्राफ, ये सिलेबस में है, ये पॉइंट आप लोग को ये करना है। पहला जो डायग्राम है, हाइड्रोग्राफ ऑफ स्टेडी फ्लो रिवर ऑन ईयरली बेसिस, एंड दूसरा है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ग्राफ समझिए। इसमें क्या है, पहला आपको 0 लिया है, फिर जनवरी से स्टार्ट किया। सो मान लीजिए 0 टाइम पीरियड है, 0 टाइम पीरियड से जनवरी, मीन्स एक महीना में क्या फ्लो रेट रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनवरी से फेब्रुवरी, देन फेब्रुवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर अप टू दिसंबर। तो ये एक ग्राफ ले लिया मंथली बेसिस पे कि कितना जनवरी में कितनी बारिश हुई है, फेब्रुवरी में कितनी हुई है, बारिश नहीं, फ्लो रेट क्या रहा है, मीन्स रनअफ क्या रहा है, जो कैचमेंट एरिया है उसमें रनअफ कितना है, कितना फ्लो रेट रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, तो जनवरी में कितना फ्लो रेट है, फिर जनवरी फरवरी मंथ में कितना फ्लो रेट है, मार्च में, देन अप्रैल, मई, जून। अब मई जून जुलाई से क्या होता है, बारिश होने लगती है ना, जून जुलाई से। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो रेट बढ़ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, दिसंबर से घट रहा है, कब तक घटा है, मार्च अप्रैल तक घटा है। उसके बाद क्या हो गया, बढ़ने लगा। एंड सबसे ज्यादा आपको कौन से इसमें दिख रहा है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, जून जुलाई अगस्त में बहुत ही ज्यादा फ्लो रेट है। एंड मिनिमम फ्लो रेट किस टाइम में है, आपको मार्च के महीना में है, मार्च अप्रैल में मिनिमम फ्लो रेट है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर अगस्त के बाद फिर से घट रहा है, सितंबर अक्टूबर फिर दिसंबर तक घट रहा है। ये समझ में आया ग्राफ? हेलो हेलो